हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर एम अंसारी। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने अब तक बहुत सारे चैप्टर्स को कंप्लीट किया है और क्लास 11 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नियर अबाउट हम लोग खत्म करने की कंडीशन में पहुंच चुके हैं, क्योंकि इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक चैप्टर बचता है, वो है हमारे पास हाइड्रोकार्बन। उसको भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आपको हाइड्रोकार्बन बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाया जाएगा। अब तक के चैप्टर भी आप लोगों ने अच्छे से पढ़े हैं। तो आज का अपना टॉपिक होगा, कुछ इंफॉर्मेशन के साथ स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। बच्चों, सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री। टॉपिक जो है वो हमारा होगा डिटेक्शन, एस्टिमेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना। और मेरा नाम आप सभी जानते ही हैं, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एम अंसारी। राइट बच्चों, तो चलिए चैप्टर है अपने पास, उस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा डिटेक्शन, प्यूरिफिकेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है ना। तो देखेंगे यहाँ पर हम सबसे पहले इस चैप्टर में बात करेंगे आपसे क्वालिटेटिव एनालिसिस की, फिर बात करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। तो बच्चों, जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं तो उसको हम लोग डिटेक्शन बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं तो उसको हम एस्टिमेशन बोलते हैं, और लास्ट में हम लोग कंपाउंड्स को प्यूरिफाई करने की बात करते हैं तो उसको हम लोग प्यूरिफिकेशन बोलते हैं। यह है डिटेल समरी आपके पास इस चैप्टर की। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस की। तो बच्चों, क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होती है? क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब ये होता है कि हम ये पता लगाएं कि कोई भी सैंपल जो हमारे पास में है, इस सैंपल में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो हम इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। और जब हम ये पता लगाते हैं कि उस एलिमेंट की क्वांटिटी कितनी प्रेजेंट है, पहले तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, फिर उसकी क्वांटिटी पता लगाएंगे। तो जब हम ये पता लगाते हैं कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है तो इसको बोला जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। जब हम ये पता लगाते हैं उसकी कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। राइट। चलिए बात करते हैं हम क्वालिटेटिव एनालिसिस की। मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे पास बच्चों, को कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। लेस कॉमन एलिमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन आते हैं। और रेयरेस्ट एलिमेंट या रेयर एलिमेंट की बात करें जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेक्शन में, वो होगा हमारा फास्फोरस। तो ये बातें थी आपके पास। मोस्ट कॉमन एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं। लेस कॉमन एलिमेंट नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन होते हैं। और रेयर एलिमेंट हमारा फास्फोरस होता है। तो अब हम सबसे पहले डिटेक्शन करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन का। तो देखेंगे बच्चों, कार्बन और हाइड्रोजन का डिटेक्शन हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले समझिए, हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया होगा, हमें नहीं पता इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है, हम खाली टेस्ट करके इसको पता करेंगे। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सबसे पहले, ओसी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लिख रहे हैं, इसको सबसे पहले हम ड्राई CU2O के साथ में हीट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? ड्राई CU2O के साथ इसको हम पहले हीट करेंगे। जैसे ही हम ड्राई CuO के साथ इसे हीट करेंगे तो हीट करने पर यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही हीट किया जाएगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन होगा वो हमारा CO2 में चला जाएगा, CO2 के फॉर्म में, और ऑक्सीडाइज होकर के CO2 बना दिया कार्बन ने, और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर के बच्चों हमारा H2O बना देगा। क्या बना देगा? H2O बना देगा। ये कब होगा? ये हीट करने पर होगा। राइट। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, ये जो है मेरे पास वो है क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्या है बच्चों? क्यूप्रिक ऑक्साइड, या इसी को हम लोग कॉपर सेकेंड ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक। अब ये क्यूप्रिक ऑक्साइड यहाँ पर फंक्शन कैसे कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, क्योंकि इसने कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दिया CO2 में और हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर दिया H2O में। जब बच्चों ये चीज हमें मिल जाती है, ये चीज हमारी बन जाती है, इसके बाद हम टेस्ट करते हैं कि क्या होगा। तो अगर बच्चों मैं बात करूं CO2 के टेस्ट की, तो CO2 का टेस्ट कैसे करते हैं? ये है अपने पास CO2। इस CO2 को हम लोग सिलेक्ट लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, इसके साथ में हीट करते हैं। तो जैसे ही हम इसके साथ हीट करेंगे तो हीट करने पर क्या होता है? हीट करने पर यहाँ पर हमें CaCO3 मिलता है। क्लास 10th में भी हम लोग ये सारी बातें पढ़ रखे हैं। CaCO3 मिलता है, और ये जो CaCO3 है इसकी वजह से हमें मिल्की कलर देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग पढ़ते थे CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, याद आया बच्चों? ठीक है। अगर मैंने कहा कि मेरे पास एक्सिस CO2 है, एक्सिस CO2 है मतलब एक्सिस CO2 मैंने यहाँ से पास कर दिया, तो एक्सिस CO2 को अगर हम पास करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से हमारे पास में बनेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CaHCO3 का होल ट्वाइस। राइट, ये बन जाएगा। अब इसकी वजह से हमारी जो मिल्कीनेस होती है वो हो जाती है डिसअपियर। क्या हो जाती है? मिल्कीनेस। इसकी वजह से तो मिल्कीनेस आती थी, तो ये कर देता है मिल्की, और इसकी वजह से मिल्कीनेस डिसअपियर, मिल्कीनेस मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है। क्या हो जाती है? मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं लाइम वाटर या सिलेक्ट लाइम। क्या बोलते हैं बच्चों? सिलेक्ट लाइम या फिर लाइम वाटर बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? इसी तरीके से हमारे पास में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उससे हमें क्या मिला था?
ये H2O जो मिला था, अभी इस H2O का अगर हम टेस्ट करें तो H2O का टेस्ट हम कैसे करते हैं, ये है बच्चों मेरे पास H2O, इसको हम लोग एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के साथ। जब एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है CuSO4 डॉट 5H2O, CuSO4.5H2O। ये जो 5 CuSO4.5H2O है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। क्या बोला जाता है बच्चों, इसको ब्लू विट्रियोल बोला जाता है, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। इस तरीके से हमने क्या किया, कार्बन को पता कर लिया और हाइड्रोजन को पता कर लिया, राइट बच्चों। कार्बन हाइड्रोजन का डिटेक्शन करने के बाद अब हम डिटेक्शन करेंगे नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन का। ठीक है ना, नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन का ये टेस्ट हम लोग करते हैं। लेसिग्ने टेस्ट इसको बोला जाता है। लेसिग्ने टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले लेसिग्ने सोल्यूशन बनाते हैं। क्या करते हैं, लेसिग्ने सोल्यूशन बनाते हैं, जिसको सोडियम एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं हम लोग। इसका पर्पज क्या होता है, तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर बनता है। इसका पर्पज होता है जो हमारे पास कोवैलेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस कोवैलेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर ले। तो टू कन्वर्ट कोवैलेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू द आयनिक कंपाउंड, यही पर्पज है हमारा लेसिग्ने सॉल्यूशन या सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाने का। बट याद क्या रखना है, लिथियम कैन नॉट बी यूज्ड बिकॉज इट फॉर्म ओनली कोवैलेंट कंपाउंड। लिथियम को यूज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि लिथियम सिर्फ और सिर्फ कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। पोटेशियम और रुबिडियम को इसलिए नहीं यूज कर सकते, ये वायलेंट रिएक्शन देते हैं। क्या देते हैं, वायलेंट रिएक्शन देते हैं। तो बचता है अपने पास सोडियम, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं किसका, सोडियम का। इसका यूज करते हैं बच्चों, सोडियम का यूज करते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं, हमारे पास रिएक्शंस जो मिलेंगी हमें वो कैसी मिलेंगी, तो अगर मेरे पास में बच्चों यहाँ पर क्या है कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो हम क्या कहेंगे, अगर हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो हम कहेंगे Na प्लस, और ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन होगा हमारे पास, और नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो ये बनाएगा मिलकर के क्या, NaCl। क्या बना देगा बेटा, NaCl। मतलब नाइट्रोजन का जो डिटेक्शन हो रहा है वो साइनाइड आयन के फॉर्म में हो रहा है। किसके फॉर्म में बच्चों, साइनाइड आयन के फॉर्म में हो रहा है, राइट। आगे देखेंगे, लेसिग्ने टेस्ट फॉर N2 इज नॉट पॉसिबल इन, नॉट पॉसिबल इन, किस किस में नहीं पॉसिबल होता है, इस बात को भी हमें अच्छे तरीके से सीखना और समझना होगा, राइट। तो देखेंगे यहाँ पर नाइट्रोजन इज नॉट पॉसिबल इन, कौन से में लेसिग्ने टेस्ट हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा नाइट्रोजन का, तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन के अलाउंग विद नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। ठीक है ना, कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, उसमें पॉसिबल नहीं होगा। दूसरी बात है हमारे पास में, जैसे इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल आपके देखो जरा, सीखते चलो बच्चों। एग्जांपल मैं बात करूं NH2 की, ये है हमारा हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन में कहीं पर भी इसके साथ में कार्बन नहीं पाया जा रहा, राइट। ऐसे ही मैं बात करूं बच्चों NH2OH, हाइड्रोक्सिल एमीन की बात करूं, तो यहाँ पर भी कोई कार्बन इसके अलाउंग विद नहीं पाया जा रहा, तो ये कंपाउंड जो होते हैं वो लेसिग्ने टेस्ट नहीं देते हैं। अगली बात है हमारे पास, दूसरा पॉइंट कौन नहीं देता, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, बिकॉज दे आर अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर एंड इवॉल्व इनटू गैस। क्योंकि बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट जो होता है वो हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, अनस्टेबल होता है, और वो नाइट्रोजन गैस रिलीज कर देता है। जब आपको डाइजोटाइजेशन वगैरह पढ़ाएंगे तो ये बातें आपको सारी की सारी वहां पर देखने के लिए मिलेंगी और सीखने के लिए मिलेंगी। ठीक है बच्चों, तो इतना हुआ आपको क्लियर। चलें तो अब आगे की बात करते हैं। आगे बच्चों हम यहाँ पर टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन को देखेंगे कि जो नाइट्रोजन का टेस्ट है हम वो कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर जो हमारे पास नाइट्रोजन था उसमें हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। देखिए, हमने जो इसका सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया था वो बना था मेरे पास NaCN, राइट। NaCN बना था। इस NaCN को हम रिएक्शन कराते हैं फेरस हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ कराते हैं, फेरस हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, FeOH होल ट्वाइस के साथ कराते हैं, राइट। फेरस हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसको हम रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों यहाँ पर एक कंपाउंड बनता है। क्या बनता है, एक कंपाउंड जिसका नाम जिसका स्ट्रक्चर होता है हमारे पास Na4FeCN6, Na4FeCN6, ये कंपाउंड बनता है। जब ये बना कंपाउंड हमारे पास, अब हम इसकी रिएक्शन फर्दर कराते हैं। फर्दर जब इसकी रिएक्शन कराते हैं, वो रिएक्शन हम कराते हैं FeCl3 के साथ या फिर FeSO4 के साथ, राइट बच्चों। देखेंगे किसके साथ, FeCl3 के साथ करा लें या फिर Fe2SO4 होल थ्राइस के साथ करा लें, Fe2SO4 होल थ्राइस के साथ करा लें। तो बच्चों यहां से क्या होगा, हमारे पास में जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा Fe4 FeCN6, Fe4FeCN6। अब इस कंपाउंड में बच्चों
आपको याद रखना है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर इस वाले आयरन की होती है 3 और इस वाले आयरन की होती है ऑक्सीडेशन नंबर 2। ठीक है ना, बात समझ में आती है, ये होती है 2। क्लियर। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं इसके नाम की, तो बच्चों इसका नाम होता है प्रूसियन ब्लू। इसका नाम क्या होता है? प्रूसियन ब्लू। प्रूसियन ब्लू, या इसी को हम लोग बोलते हैं फेरी फेरोसाइनाइड। क्या बोलते हैं? फेरी फेरोसाइनाइड। फेरी फेरोसाइनाइड, राइट। अच्छा, इसके बाद अगर बच्चों इसका आईयूपीएसी नाम पूछ लिया जाए आपसे, जो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आप लोग पढ़ोगे इसका आईयूपीएसी नाम, तो वो क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, बाकी तो आप वहां पर लिखना सीखोगे ही। आयरन थर्ड, रोमन में ऐसे लिखा जाता है, आयरन थर्ड हेक्सासाइनो, आयरन थर्ड हेक्सासाइनो फेरेट सेकेंड, हेक्सासाइनो फेरेट सेकेंड, ये हो जाएगा इसका बच्चों आईयूपीएसी नाम, है ना। तो ये बातें आपको आ जाती हैं समझ में। चलिए इसके बाद हम बात करें आगे। इसमें क्या है कि अगर मेरे पास में इफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द वेरी स्मॉल अमाउंट, अगर बहुत कम अमाउंट में पाया जाए नाइट्रोजन, देन प्रूसियन ब्लू इज ऑब्टेन्ड इन द कोलाइडल स्टेट। तो किस स्टेट में मिलेगा प्रूसियन ब्लू? कोलाइडल स्टेट में मिलेगा, और एपियर होगा वो हमको ग्रीन कलर का। किस कलर का? ग्रीन कलर का। तो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी वो पूछेगा इफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट देन प्रूसियन ब्लू इज ऑब्टेन्ड इन द कोलाइडल स्टेट बाय विच कलर, किस कलर का एपियर होता है, ठीक है ना। तो ग्रीन कलर का एपियर होता है। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं अगर सल्फर प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, तो इसका हम सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। कैसे बनाएंगे बच्चों? यहाँ पर लेंगे सोडियम और यहाँ पर लेंगे सल्फर। इसका जो सोडियम एक्सट्रैक्ट अपना बनेगा वो बनेगा Na2S। क्या बनेगा? Na2S बनेगा, राइट। तो इसका देखो जरा, सोडियम एक्सट्रैक्ट बन गया आपके पास Na2S। मतलब इसका जो टेस्ट आप करने वाले हो वो सल्फाइड आयन के फॉर्म में करने वाले हो, S2- टेस्ट, ठीक है ना, सल्फाइड आयन के फॉर्म में करने वाले। अब देखो जरा, सल्फाइड आयन के फॉर्म में इसका टेस्ट तो करना है, बट इसमें जो रिएक्शंस होती हैं वो क्या क्या होती हैं? टेस्ट ऑफ सल्फर, ये भी हम लोग लेसिग्ने टेस्ट से ही करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, मेरे पास क्या है? Na2S ना, क्या बनाया है? Na2S बनाया है, प्लस इसकी रिएक्शन हम कराते हैं। ध्यान देंगे, ये कंपाउंड का नाम थोड़ा सा बड़ा, स्ट्रक्चर भी बड़ा होगा, आपको याद रखना पड़ेगा। Na2FeCN5, CN5 NO। इसके साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे, तो रिएक्शन कराने पर क्या होता है, ये हमें जो कंपाउंड बना के देगा वो कंपाउंड हमारा क्या होगा, तो वो कंपाउंड हमारे पास होता है बच्चों Na4, दो सोडियम थे और दो सोडियम ये वाले मिलके Na4Fe, जो CN5 था वो वैसे ही रहेगा, एक जो आपका सल्फर यहाँ का बचा है वो बना देता है NOS। क्या बना देता है? NOS बना देता है। तो ये रिएक्शन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। इसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारा था लेसिग्ने सोल्यूशन, LS बोल सकते हैं। ये है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक है। और ये है हमारे पास सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड। और इसका कलर याद रखना पड़ेगा हमें, वायलेट कलर का होता है। कैसा होता है? वायलेट कलर का, राइट। तो ये चीज हो गई हमारी सल्फर के लिए। किसके लिए बच्चों? सल्फर के लिए। आगे आते हैं। अब सल्फर जो है हमारा, हम इस तरीके से तो डिटेक्ट कर ही सकते हैं। सल्फर को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास और भी तरीके हैं। तो वो कौन से तरीके होंगे हमारे पास, तो देखेंगे बच्चों। ये हमारे पास Na2S था, जिसको हम लोगों ने लेसिग्ने सोल्यूशन बोला था। अब इस लेसिग्ने सोल्यूशन को हम दो और तरीके से ट्रीट करके सल्फर को डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान देंगे सर। मान लो मैं इसकी रिएक्शन करा दूं इसके साथ में, लेड एसीटेट के साथ और कैडमियम एसीटेट के साथ, राइट। लेड एसीटेट मतलब बच्चों CH3COO का होल ट्वाइस Pb, सी होल ट्वाइस Pb। अगर मैं कहूँ कैडमियम एसीटेट है तो ये हो जाएगा मेरा CH3COO का होल ट्वाइस CD। अब बच्चों यहां से ये बनाता है PBS, यहां से ये बनाता है CDS। क्या बनाता है? CDS बनाता है, ठीक है ना। अब ये जो बनते हैं हमारे, ये होते हैं प्रेसिपिटेट। क्या होते हैं बेटा?
प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये होते हैं हमारे प्रेसिपिटेट। अब ये जो प्रेसिपिटेट हैं, इनके कलर के बेसिस पर अगर बात करें तो बच्चों ये होता है मेरा ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर का, और ये होता है मेरा येलो कलर। किस कलर का? येलो कलर का। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम पता कर सकते हैं। अब बच्चों कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट हो और सल्फर भी प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो इफ नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ आर प्रेजेंट, तो यहां से हम क्या करते हैं, Na प्लस सी, ये तो होगा ही, प्लस N प्लस S। नाइट्रोजन सल्फर प्रेजेंट है, कार्बन तो होगा ही, तो यहां से ये बनाता है हमारा NaCNS। क्या? NaCNS, इससे हम बोलते हैं CNS आयन टेस्ट, राइट। इसको बोलते हैं सोडियम थायोसाइनेट, सोडियम थायोसाइनेट। ठीक है ना, सोडियम थायोसाइनेट। बात समझ में आई बच्चों? चलिए आगे, इसके बाद टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ, दोनों का टेस्ट कैसे किया जाता है, तो बड़ा सिंपल सा है, ध्यान देंगे आप। NaCNS जो आपने लेसिग ने सोल्यूशन बनाया था, NaCNS, इसको लेकर के आप सिंपली FeCl3 के साथ हीट करोगे, FeCl3 के साथ रिएक्शन कराओगे, तो FeCl3 के साथ रिएक्शन कराने पर ये मिलेगा आपको FeCNS का होल थ्राइस। क्या मिलेगा? FeCNS का होल थ्राइस प्लस 3NaCl निकल जाता है, इसको हम लोग 3 ले लेते हैं बैलेंस करने के लिए, प्लस में निकल जाता है 3NaCl। खैर हमें तो उससे मतलब नहीं है, 3NaCl, राइट। अब यहां से क्या है, ये जो FeCNS का होल थ्राइस बना है, इसको बोलते हैं फेरिक थायोसाइनेट, फेरिक थायोसाइनेट। ठीक है ना, ये जो कलर होता है इसका, इसको फेरिक सल्फोसाइनेट भी साइनाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, इसका जो कलर होता है वो होता है रेड ब्लड कलर, रेड ब्लड कलर होता है। ठीक है ना, रेड ब्लड कलर का होता है। अब याद क्या रखना है इसमें, इन दिस टेस्ट सोडियम इज टेकन इन कैलकुलेटेड अमाउंट। सोडियम को हमें किस अमाउंट में लेना है? कैलकुलेटेड अमाउंट में। तो सोडियम को कैलकुलेटेड अमाउंट में क्यों लेना है, उसका क्या मतलब है, बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ, बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ एक्सिस लिखना है बच्चों यहाँ पर, बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ एक्सिस सोडियम, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सिस सोडियम, NaCNS decomposes in NaCN and Na2S। अब ये NaCN और NaCS में Na2S में आ जाएगा, तो ये सल्फर का अलग देगा टेस्ट और NaCN का अलग देगा टेस्ट, इसीलिए हम सोडियम को कैलकुलेटेड अमाउंट में लेते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए इसके बाद आगे चल के बात करते हैं हम लोग, इफ हेलोजन इज प्रेजेंट, अगर वहां पर हेलोजन प्रेजेंट होगा तो हम क्या करेंगे, ये लास्ट होगा हमारे पास में, इसके बाद फास्फोरस बचेगा बस, है ना। तो हमारे पास क्या करना है, अगर हेलोजन है तो सोडियम के साथ इसका क्या कराना है, एक्सट्रैक्ट बनाना है, लेसिग्ने सोल्यूशन बनाना है, या सोडियम एक्सट्रैक्ट जिसको नाम देते थे वो बनाना है। ये बनाएगा बच्चों मेरा NaX, क्या बनाएगा, NaX बनाएगा। ठीक है, मतलब इसमें हम X माइनस टेस्ट करेंगे, है ना, हेलोजन आयन का टेस्ट करेंगे। बात क्लियर है बच्चों? चलिए इसके बाद टेस्ट ऑफ हेलोजन की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, टेस्ट ऑफ हेलोजन में जो हमारे पास में नाइट्रोजन और सल्फर आल्सो प्रेजेंट, देन लेसिग्ने सॉल्यूशन इज बॉइल्ड विद कंसंट्रेट HNO3 टू डिकम्पोज NaCN एंड Na2S। ठीक है ना, क्या होता है, अगर हमारे पास नाइट्रोजन और सल्फर भी प्रेजेंट है तो हमें इस सोल्यूशन को क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। किसके साथ बॉइल करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा HNO3 के साथ में। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा NaCN और Na2S, और अगर NaCN में डिकम्पोज हुआ तो हीट करने से NaCN जो है मेरा वो क्या कर देगा और Na2S क्या कर देगा। ठीक है ना, तो यहाँ से जैसे हीट करेंगे तो हीट करने पर ये जो हमारे पास NaCN है ये कन्वर्ट हो जाएगा HCN में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा H2S में, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा H2S में। ठीक है ना, ये बात क्लियर हुई। अच्छा, यहाँ पर रिएक्शन क्या मिलती है देखने के लिए, NaX जो हमारे पास सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया था, इसकी रिएक्शन हम AgNO3 के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं, AgNO3 के साथ, राइट। अब इसके साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन कराने पर हमें जो हेलोजन है वो अगर हमारा AgCl है, मतलब Cl है हेलोजन, तो AgCl मिलेगा। अगर हेलोजन मेरा Br है तो मुझे AgBr मिलेगा। अगर हेलोजन मेरा आयोडीन है तो मुझे AgI मिलेगा। क्या मिलेगा, AgI मिलेगा। अब इनके कलर की बात करें तो ये जो होता है मेरे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा AgCl का,
और अगर AgBr की मैं बात करूं तो ये पेल येलो, हल्का येलो होगा। इसकी बात करें तो ये जो है मेरे पास डार्क येलो, मतलब सीधे सीधे येलो प्रेसिपिटेट होगा, येलो प्रेसिपिटेट होगा। अब एक बात दिमाग में क्या रखनी है आपको, AgF नहीं दिखाई दिया आपको, तो AgF इज वाटर सॉल्युबल दैट इज नॉट डिटेक्टेड बाय लैसिग्ने टेस्ट, है ना। वाटर सॉल्युबल होने की वजह से जो AgF होता है वो लैसिग्ने टेस्ट से डिटेक्ट नहीं किया जाता है। क्लियर। चलिए इसके बाद बच्चों बात करते हैं आपसे हम क्लोरीन वाटर टेस्ट की। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पूछा जाता है आपसे कि क्लोरीन वाटर टेस्ट क्या होता है और कैसे आप इसको समझोगे और किसके लिए होता है। तो सबसे पहली चीज तो ये है, क्लोरीन वाटर टेस्ट जो है वो इसको हम लोग लेयर टेस्ट भी बोलते हैं, और ये यूज किया जाता है यूज्ड टू डिस्टिंग्विश BR एंड I, क्योंकि उसमें कभी कभी क्या होता है, जो हमारे पास पेल येलो और येलो था उसमें डिफ्रेंसिएशन नहीं हो पाता, तो उसको डिफ्रेंसिएशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। इसमें क्या होता है मेरे पास NaX। अब इस NaX को हम क्या करेंगे, क्लोरीन वाटर में डालेंगे, CH2 में डालेंगे, ठीक है ना। क्लोरीन वाटर में और CH2 में इसको हम डालेंगे, तो इसके डालने से क्या होगा, Cl2 वाटर, यहाँ से CCl4 की लेयर होगी, या इसकी जगह पर हम लोग CS2 भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, CS2 भी यूज कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ से होगा क्या, अगर हम बात करें बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो ये जो लेयर है मेरी, अगर ये लेयर कलर शो करती है और लेयर का कलर जो है मेरा वैसा हो जाता है, कैसा, CCl4 लेयर बिकम्स रेडिश ब्राउन, तो हम कहेंगे कि ब्रोमीन कंफर्म है। क्या कंफर्म है बच्चों, ब्रोमीन कंफर्म है, राइट। अब कैसे कंफर्म है ब्रोमीन, जरा देखो रिएक्शन को देखो जरा। हमने कहा 2NaBr, भाई NaX में अगर Br की बात करोगे तो क्या रहेगा, Br ही तो रहेगा। NaBr रिएक्शन कराओगे इसकी किसके साथ, Cl2 के साथ, तो ये बनाएगा क्या, आपको बना करके ये देगा 2NaCl, 2NaCl प्लस में क्या देगा बच्चों, Br2, क्या देगा Br2, और ये Br2 का कलर कैसा आएगा, रेडिश ब्राउन कलर आएगा, ठीक है ना। मतलब लेयर CCl4 लेयर जो होगी वो रेडिश ब्राउन दिखाई देगी। इसी तरीके से अगर लेयर जो है आपकी वो वायलेट हो जाए, कैसी हो जाए, वायलेट, देन हम क्या कहेंगे कि आयोडीन इज कंफर्म। क्या कंफर्म है बच्चों, फिर आयोडीन कंफर्म है। जैसे NaI प्लस Cl2, यहां से बन जाएगा अपने पास NaCl, यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2 कर लो, तो ये बन जाएगा 2NaCl प्लस में बन जाएगा I2। क्या बन जाएगा, I2 बन जाएगा। बात समझ में आई बच्चों, तो ये बातें हो जाती हैं आपको क्लियर। अब आइए आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं बेलेस्टीन टेस्ट। क्या पढ़ेंगे, बेलेस्टीन टेस्ट। तो बेलेस्टीन टेस्ट को हम लोग कॉपर बायर टेस्ट भी बोलते हैं, बेलेस्टीन टेस्ट या फिर कॉपर बायर टेस्ट। बच्चों इसमें होता क्या है, देखें इस टेस्ट में क्या होता है, इट इज द प्राइमरी टेस्ट नॉट द कंफर्मेटरी टेस्ट। ये हमारा प्राइमरी टेस्ट है बट कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, बिकॉज दिस टेस्ट ऑल्सो गिवन बाई द कंपाउंड्स यूरिया एंड प्रीडीन which does not contain halogen। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कोई हेलोजन नहीं है, जैसे प्रीडीन, जैसे यूरिया, वो भी ये दे देता है टेस्ट। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि जो हमारा बेलेस्टीन टेस्ट है या कॉपर वायर टेस्ट है, ये टेस्ट हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। इसका मतलब कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आ पॉजिटिव बेलेस्टीन टेस्ट मींस, तो आप कहोगे हेलोजन में बी प्रेजेंट, है ना, हेलोजन प्रेजेंट हो सकता है, नॉट कंफर्म कि हेलोजन ही प्रेजेंट होगा। बात समझ में आई। इससे जो रिएक्शन मिलेगी देखने के लिए वो क्या मिलेगी बच्चों, तो यहाँ से क्या होगा, Cu बायर, कॉपर बायर है हमारे पास, इसकी रिएक्शन हम X2 के साथ कराएंगे। अब X2 के साथ रिएक्शन कराने पर क्या होगा, ये हमें CuX2 बना के देगा। क्या बना के देगा, CuX2। अब ये क्या होता है, कोवलेंट होता है और वोलाटाइल होता है। कैसा होता है बच्चों, कोवलेंट और वोलाटाइल, कोवलेंट एंड वोलाटाइल, कोवलेंट एंड वोलाटाइल, हेंस गिव ब्लू ग्रीन फ्लेम, ब्लू ग्रीन फ्लेम, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर CuCl2 हो सकता है, CuBr2 हो सकता है, CuI2 हो सकता है, राइट। तो हम यहाँ पर कहेंगे बट ये ब्लू ग्रीन फ्लेम तो दे देगा, बट क्लोरीन कॉमा ब्रोमीन कॉमा आयोडीन इज नॉट डिस्टिंग्विश, इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते।
हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो किसकी वजह से, इज नॉट डिस्टिंग्विश, राइट। तो इनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। ये बातें आपको क्लियर हो जाती हैं। इसके बाद बच्चों, अगर मेरे पास में जो कॉपर वायर है, कॉपर वायर, अब ये कॉपर वायर अगर F2 के साथ रिएक्शन करता है, इसके साथ बच्चों F2 के साथ रिएक्शन करता है, तो F2 के साथ रिएक्शन करने से क्या फायदा होता है, यहां पर ये CuF2 बनाता है। क्या बना दिया, CuF2 बना दिया। ये जो CuF2 बना आपका, ये जो है आयनिक है, कैसा कंपाउंड है, आयनिक है एंड नॉन वोलेटाइल है, एंड नॉन वोलेटाइल है, राइट। इसीलिए इसमें कोई बेलेस्टीन टेस्ट नहीं मिलता है, हेंस नो बेलेस्टीन टेस्ट। अब कोई पूछे आपसे कि कौन सा हैलोजन जो है वो आपको बेलेस्टीन टेस्ट या कॉपर वायर टेस्ट नहीं देता है, तो आप कहोगे फ्लोरीन। कौन नहीं देता है बच्चों, फ्लोरीन। क्यों नहीं देता है, आयनिक कंपाउंड बनाता है और वोलेटाइल कंपाउंड बनाता है, इस वजह से नहीं देता है। तो बात क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों अब हमारे पास आ जाता है टेस्ट ऑफ फास्फोरस। क्या आ जाता है, टेस्ट ऑफ फास्फोरस। इसमें कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस एक रिएक्शन छोटी सी पढ़नी है, छोटी नहीं मतलब अच्छी सी रिएक्शन होगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लेंगे, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम रिएक्शन कराएंगे कंसंट्रेट HNO3 के साथ। इसके साथ बच्चों, कंसंट्रेट HNO3 के साथ, कंसंट्रेट HNO3 इसके साथ कराएंगे रिएक्शन। रिएक्शन कराने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर जैसे ही हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये बनाएगा H3PO4, H3PO4, राइट। अब ये जो H3PO4 बना है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ। किसके साथ बच्चों, अमोनियम मॉलिब्डेट। अमोनियम मॉलिब्डेट। अब अमोनियम मॉलिब्डेट का फार्मूला क्या होता है, NH4 का होल ट्वाइस MOO3, है ना, MOO3, इसको बोलते हैं अमोनियम मॉलिब्डेट। बनता क्या है यहाँ पर हमारे पास, यहाँ से बनेगा NH4 का होल थ्राइस, NH4 का होल थ्राइस PO4, ये हो गया हमारे पास अमोनियम फॉस्फेट PO4 डॉट 12 MOO3, राइट। ये बन जाएगा, इसका नाम होता है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। क्या नाम है बच्चों, अमोनियम, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, राइट। और ये जो कलर होता है इसका, वो आपसे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इसका कलर होता है कनेरी येलो। खैर येलो से तो यहाँ दिखेगा नहीं, तो कनेरी येलो। इसका कलर कैसा होता है बच्चों, कनेरी येलो, कनेर के फूल की तरह येलो कलर आपका होता है इसका, ठीक है ना, कनेरी येलो। बच्चों इस तरीके से आपका जो डिटेक्शन वाला पार्ट होता है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोगों ने डिटेक्ट तो कर ली सारी चीजें कि कैसे कैसे कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ पर होगी। अब हम बात करेंगे इसके बाद स्टीमेशन की, इसकी बात करेंगे बच्चों, स्टीमेशन की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो बच्चों क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब हम आपको पहले ही बता चुके हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब कि जो हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस में ये पता लगाया था कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होगा, अब हम उसका ये पता लगाएंगे कि वो कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, राइट। तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। इसका मतलब क्या होता है, एस्टिमेशन ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन जो है हम लोग वो करेंगे लिबिक मेथड से, है ना, लिबिक्स मेथड से हम लोग एस्टिमेशन ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन करेंगे। ठीक, अब इसमें क्या होता है, अ नोन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड is burnt in the presence of oxidizing agent are quantitatively oxidized into CO2 and H2O। अब हमें एक नोन मास दिया जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और उसको हमें क्या करना होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में उसको क्वांटिटेटिवली ऑक्सीडाइज करना होगा। जो भी हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा, अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन का एस्टिमेशन कर रहे हैं तो कार्बन CO2 बनाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, और हाइड्रोजन H2O बनाएगा, जैसा कि हम लोगों ने पीछे देखा था। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन हमारी होगी इसको हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं, तो देखिएगा जरा। ये रिएक्शन मान लो मेरे पास कुछ इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, हम इसको जलाएंगे तो ये हमारी जनरल कंबशन इक्वेशन होती है X+Y/4। ये आपको हाइड्रोकार्बन में भी हम पढ़ाएंगे, वहां पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। इतना हमारा O2 यूज होगा, और इतना O2 यूज होने के बाद
बच्चों याद रखिएगा, इसमें जितना मेरा कार्बन होता है उतना हम बनाते हैं CO2, जितना कार्बन है उतना बनाते हैं CO2। इसका मतलब मैं यहाँ पर बनाऊंगा XCO2। क्या बनाऊंगा? XCO2 प्लस जितना बच्चों हमारे पास हाइड्रोजन होता है उसका हाफ बनाते हैं वाटर, तो Y हाइड्रोजन है तो हम यहाँ पर बनाएंगे Y/2H2O। क्या बनाएंगे? Y/2H2O बनाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इन एनहाइड्रस CaCl2। वाटर किस में एब्जॉर्ब होता है? एनहाइड्रस CaCl2 में। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि जो CO2 होता है वो किस में एब्जॉर्ब होता है, तो याद रखिएगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि CO2 किस में एब्जॉर्ब होता है, तो CO2 एब्जॉर्ब होता है कंसंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में। तो जनरल कंबशन इक्वेशन है जो कि आपको हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ने के लिए मिलेगी। इसके बाद में अगर मुझे यहीं पर बात करनी हो परसेंटेज ऑफ कार्बन की, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना हो तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे? सिंपल सा याद रखिएगा, किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज निकालने के लिए परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर निकाल रहे हो तो इज इक्वल टू उसका मास कितना होता है, एटॉमिक मास, अपॉन वो किसके फॉर्म में, CO2 के फॉर्म में हमें एस्टिमेट करना है, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 44 हो गया, इनटू हम कहेंगे मास ऑफ CO2 जो कि हमें दिया जाएगा कि इतना मास मिल रहा है, मास ऑफ CO2 अपॉन में हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास, मास ऑफ OC मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनटू हम लोग परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो 100 कर लेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर बच्चों में हाइड्रोजन के लिए निकालूं तो वो हो जाएगा मेरे पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2, क्योंकि H2 में 2 हो जाएगा, 2 बाई कितना हो जाएगा, H2O में होता है तो 18 हो जाएगा, इनटू मास ऑफ H2O अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। इस तरीके से वो भी हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। तो आगे चलेंगे, अब हम बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ सल्फर, हैलोजन एंड फास्फोरस की, है ना। ये हम लोग करते हैं कैरियस मेथड से। किससे करते हैं बच्चों? कैरियस मेथड से करते हैं। तो देखेंगे जरा कैरियस मेथड से कैसे हम इसको कर सकते हैं। इसका जो कॉमन रिएजेंट हमारे पास में होता है बच्चों, चलिए बात करते हैं कॉमन रिएजेंट इसका। कॉमन रिएजेंट, तो बेटा जो हमारा रिएजेंट होगा इसका वो होगा फ्यूमिंग HNO3। क्या होगा? फ्यूमिंग HNO3, वो हमारा हो जाएगा इसका रिएजेंट। हम करते क्या है, जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा OC लिख सकते हैं, OC, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं फ्यूमिंग HNO3 के साथ में। किसके साथ में? फ्यूमिंग HNO3 के साथ में, राइट। तो देखिए जरा फ्यूमिंग HNO3 के साथ में क्या फायदा होगा। फ्यूमिंग HNO3, जब फ्यूमिंग HNO3 के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे हम, तो यहां से हमें H2SO4, अगर सल्फर है वहां पर तो H2SO4, और फिर इसको हम लोग BaCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे। किसके साथ बच्चों? BaCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये BaSO4 बना देगा। BaCl2 बनाएगा हमारे पास BaSO4, मतलब सल्फर का एस्टिमेशन होगा हमारा BaSO4 के फॉर्म में, और ये होगा मेरा प्रेसिपिटेट आउट। ठीक, ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है मेरे पास में, इसको हम मान लो ये इसमें हेलोजन रहेगा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था इसमें मान रहे हैं हम सल्फर के लिए कर रहे थे, राइट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसने सल्फर को ऑक्सीडाइज कर दिया होगा। अब अगर ये हेलोजन रहेगा मेरे पास तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिएगा जरा, यहां से हमने कहा कि फ्यूमिंग HNO3 के साथ में और AgNO3 के साथ, फ्यूमिंग HNO3 प्लस AgNO3 जब रिएक्शन कराएंगे तो ये मेरा AgX का प्रेसिपिटेट बनाएगा। क्या बनाएगा? AgX का प्रेसिपिटेट बनाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से अगर मेरे पास फास्फोरस रहेगा यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, देखेंगे जरा। अगर मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो क्या होगा, फास्फोरस होगा, तो फास्फोरस की रिएक्शन हम करा दें, तो फास्फोरस की रिएक्शन कराने से क्या देखने के लिए मिलेगा हमें, ये था मेरा फास्फोरस, इसकी रिएक्शन हमने फ्यूमिंग HNO3 से करा दी, फ्यूमिंग HNO3 से करा दी, तो ये हमारा ऑक्सीडाइज होकर के H3PO4 बना देगा। और फिर इस मिक्सचर को हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर की रिएक्शन मैग्नीशिया मिक्सचर के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे? मैग्नीशिया मिक्सचर। ये क्या होता है? मैग्नीशिया मिक्सचर होता है मेरे पास MgSO4, MgSO4 प्लस NH4OH प्लस NH4Cl प्लस NH4Cl, इसको बोलते हैं हम मैग्नीशिया मिक्सचर। क्या बोलेंगे? मैग्नीशिया मिक्सचर, राइट। अब जब इससे रिएक्शन कराते हैं तो बनता है हमारे पास Mg2P2O7।
इसको बोलते हैं मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, ये हमारा प्रेसिपिटेट मिलता है। तो देखो यहाँ पर हमारा सल्फर BaSO4, इसका मास नीचे रखना पड़ेगा। हेलोजन के केस में AgX, वो AgCl, AgBr, AgI जो भी रहेगा उसका रखना पड़ेगा, और फास्फोरस के केस में Mg2P2O7 का रखना पड़ेगा। ठीक है ना? एक दो फार्मूले हम यहाँ पर बता दें आपको। परसेंटेज ऑफ सल्फर आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, 32/233 कहाँ से आया? BaSO4 का मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, इंटू मास ऑफ BaSO4 इंटू 100 मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये फार्मूला हो जाएगा। अगर आपको मान लो किसी भी हेलोजन का निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ हेलोजन इज इक्वल टू मास ऑफ हेलोजन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgX इंटू मास ऑफ क्या हो जाएगा, AgX फाउंड अपॉन में मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू क्या हो जाएगा, ऊपर 100 हो जाएगा। तो ये परसेंटेज निकालने का तरीका हो जाएगा हमारे पास। अब इसके बाद करते हैं एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एस्टिमेशन हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं। दो मेथड होते हैं इसके लिए हमारे पास में। एक होता है हमारा ड्यूमास मेथड, ठीक है ना, और एक होता है जेल्डाल्स मेथड। तो ड्यूमा मेथड से हम लोग करते हैं पहले। ड्यूमा मेथड जो है हमारा, ये अप्लीकेबल होता है सारे के सारे नाइट्रोजनस कंपाउंड में, वो कैसा भी हो, कैसा भी नाइट्रोजनस कंपाउंड हो, तो ऑल नाइट्रोजनस कंपाउंड में ये अप्लीकेबल होता है। इसीलिए इस मेथड को हम लोग यूनिवर्सल मेथड बोलते हैं। और N2 जो है इसमें नाइट्रोजन मतलब वो एस्टिमेट होता है हमारा N2 के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? N2 के फॉर्म में। देखें, ड्यूमा मेथड जो है वो हमारा सभी नाइट्रोजनस कंपाउंड में अप्लीकेबल है, जबकि जो हमारा जेल्डाल्स मेथड होता है वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अप्लीकेबल नहीं होता है। और डीमा मेथड यूनिवर्सल मेथड है। नाइट्रोजन का एस्टिमेशन यहाँ N2 के फॉर्म में होता है, जबकि जेल्डाल्स मेथड में नाइट्रोजन का एस्टिमेशन NH3 के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब यहाँ कुछ रिएक्शन आपको दिखा दें कैसे होगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें हमारा नाइट्रोजन तो प्रेजेंट ही होगा, इसकी रिएक्शन हम ड्राई CuO के साथ कराते हैं, जो कि हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब इसकी रिएक्शन इसके साथ कराएंगे तो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या बनेगा, CO2 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन होगा ही, हाइड्रोजन भी होगा तो H2O भी बन जाएगा, और नाइट्रोजन है तो वो हमारा N2 के फॉर्म में रह जाएगा। ठीक है ना? N2 प्लस में कुछ नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बनेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन तो है ना वहां पर, तो कुछ हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बनेगा, है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बनेगा। अब ये जो हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड बने, तो हम इनको ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, इनको भी हमें चाहिए ना, इनको भी हम निकाल लेंगे और नाइट्रोजन बना लेंगे। तो इससे हमारा क्या फायदा होगा, नाइट्रोजन ज्यादा हो जाएगा, एस्टिमेशन जो है उसका ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। इसको उठा करके हम कॉपर गॉज से पास कर देते हैं, कॉपर की जाली से पास कर देते हैं। तो कॉपर की जाली जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जाता है किसकी तरह काम करती है, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती है। रिड्यूसिंग एजेंट, तो क्या करते हैं, जो हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड थे उनमें ऑक्सीजन था, ये रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करा दी, इससे पास करेंगे तो वो ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन, इसीलिए इसको क्या बोला, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हमारा N2 बन जाएगा। तो हम अब N2 का एस्टिमेशन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना? द गैसियस मिक्सचर इज कलेक्टेड ओवर कंसंट्रेटेड KOH सॉल्यूशन इज इन सिफ नाइट्रोमीटर। सिफ नाइट्रोमीटर में हम लोग क्या करते हैं, कलेक्शन कर लेते हैं उसका। अब इसके बाद में जो सिफ नाइट्रोमीटर हमारा होता है, इसमें जो चीजें होती हैं हमारे पास वो क्या होता है, सिर्फ नाइट्रोमीटर में जरा समझिएगा क्या क्या होता है। ये सिर्फ नाइट्रोमीटर जो है इसमें KOH एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ मरकरी भरा होता है। अच्छा, यहाँ तो लिखा है तो हमको लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, तो सिंपल सा यहाँ पर समझेंगे। जो सिर्फ नाइट्रोमीटर है, सिर्फ नाइट्रोमीटर, इसमें कंटेन कंसंट्रेटेड KOH एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ Hg, मतलब मरकरी एट द बॉटम। सिर्फ नाइट्रोमीटर में ये चीज हमारी भरी होती है। ठीक है ना? इसके बाद हम क्या करेंगे, फार्मूला इसका कैसे करके ड्राइव, मतलब कैसे करके फार्मूले के थ्रू हम इसमें निकाल पाएंगे उसकी बात करते हैं। ठीक है ना? तो देखिए जरा, हमने कहा सपोज द वॉल्यूम ऑफ N2 इन सिर्फ नाइट्रोमीटर इज V1। सिर्फ नाइट्रोमीटर में जो वॉल्यूम है वो V1 है, ml में, एट टेम्परेचर T1 एंड प्रेशर P1। ठीक, दिस वॉल्यूम इज कन्वर्टेड एट STP बाई UJ। क्या यूज करके हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? तो बच्चों आपने PV इज इक्वल टू NRT से, देखिए जरा मैं बताऊं, अगर आपको PV इज इक्वल टू NRT पढ़ा होगा, है ना। अगर हम इस N को कांस्टेंट कर लें तो बताओ यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, PV अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब वहीं से अगर हम फार्मूला बनाए तो मेरे पास बनेगा P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन में क्या आ जाएगा, T2। तो ये मेरा बन जाएगा क्या, फार्मूला। बात समझ में आई? ये बन गया मेरा फार्मूला, राइट। अब यहाँ पर याद क्या रखना है आपको, दिमाग में क्या रखना है, ये T2 जो है ये आपका 273 केल्विन रहेगा। STP की बात की जा रही है ना, तो 273 रहेगा। और ये जो P2 है आपका, ये P2 आपका रहेगा 760 mm ऑफ Hg।
760 mmHg, ठीक, या फिर हम इसको कह दें कि ये 1 एटमोस्फियर रहेगा, है ना, क्योंकि 1 एटमोस्फियर किसके बराबर, 760 mm ऑफ Hg के बराबर होगा। V2 की बात करें तो V2 क्या है हमारा, V2 है वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम एट एसटीपी। तो V2 जो है वो एसटीपी का वॉल्यूम है। और जो P1 है, इसमें गलती मत करिएगा, P1 बहुत खतरनाक चीज है बच्चों। एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन, एटमोस्फेरिक प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन, ये क्वेश्चन में आपको दिया जाता है। इस तरीके से आप जो है P1 की वैल्यू रखोगे, इस तरीके से आप B2 की वैल्यू निकालोगे, इस तरीके से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद मैं अगर आपसे कहूं एट एसटीपी, एट एसटीपी क्या होता है, 22,400 ml N2, ये होगा, या फिर मैं ये कहूँ 22.4 लीटर N2 होगा, दोनों ही तो बातें सही हैं, 22.4 लीटर बोले, ठीक है ना। तो अगर एसटीपी पर है तो हम इस फार्मूले को क्या, ये जो वो चीजें हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 28/22,400, 28 हो गया नाइट्रोजन का मास, मॉलिकुलर मास, और 22,400 ये एसटीपी पर होता है 1 मोल का वॉल्यूम, इंटू V2 इंटू 100 अपॉन मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन को निकाल सकते हैं। और अगर हम इस फार्मूले को सॉल्व करें तो हम कहेंगे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, सॉल्व जब करोगे इसको तो 1/8, ये भी आपने इंक्लूड कर लिया इसमें, ये तो 1/8 इंटू, इंटू हो जाएगा V2 अपॉन एम, एम है मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये भी फार्मूला आपके पास सिंपल सा छोटा सा बन करके आ सकता है, ठीक है, आप इससे भी परसेंटेज निकाल सकते हो। तो बच्चों डीमा मेथड में यही यूज करना है, यहाँ कंप्लीट हो जाता है डीमा मेथड, ठीक है ना। अब बात करेंगे जेल्डाल्स मेथड की। जेल्डाल्स मेथड जो है, इसमें नाइट्रोजन का एस्टिमेशन हमारा किस फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। दिस मेथड इज नॉट अप्लीकेबल इन कंपाउंड्स व्हिच डू नॉट कंटेन हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच विद नाइट्रोजन, ठीक है ना। जिन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं होता है नाइट्रोजन के साथ, उनमें अप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो बच्चों एग्जाम्पल में अपने पास आएगा नाइट्रोसो, नाइट्रोसो कंपाउंड एनो, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। नाइट्रो कंपाउंड, अगर बेंजीन के ऊपर NO2 लगा दूंगा, नाइट्रोबेंजीन हो गई ये मेरी, तो ये भी कंपाउंड में नहीं होगा। इस तरीके से जो है मैं आपसे कहूँ C6H5N डबल बॉन्ड N, C6H5 एजोबेंजीन हो गया ये हमारा, ये आपको मिलेगा कहाँ पर, एमीन्स वाले चैप्टर में, ठीक। इसी तरीके से हम आपको C6H5N डबल बॉन्ड NO और C6H5 बना दें, तो ये होता है आपका एजॉक्सी बेंजीन। इन सब में ये कंडीशन आपकी वैलिड हो रही है। और ये जो जेल्डाल्स मेथड है, आल्सो नॉट अप्लीकेबल इन विच नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द रिंग, जैसे प्रीडीन में, रिंग में पाई जाती है नाइट्रोजन, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं जैसे डीएनए और आरएनए, तो इनमें भी ये अप्लीकेबल नहीं होता है। तो याद रखना है, ऐसे कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन के अलाउंग विद हाइड्रोजन नहीं होता है, वहां जेल्डाल्स मेथड नहीं अप्लीकेबल है। ऐसे कंपाउंड जहां पर नाइट्रोजन रिंग में पाया जा रहा है, वहां पर नहीं अप्लीकेबल है। याद रखिएगा, क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा जाएगा और पूछा भी जा चुका है, राइट। चले, इसके बाद में हम बात करते हैं आपसे कि इसमें जो रिएक्शंस होंगी वो क्या क्या होंगी। तो मेरे पास में जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओसी है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या करेंगे, इसको ट्रीट करेंगे हम लोग कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, इसके साथ कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, राइट। अब जब कंसंट्रेट H2SO4 ये रिएजेंट की तरह काम कर रहा है यहाँ पर, कंसंट्रेट H2SO4 इसके साथ हीट करेंगे, साथ में हम क्या करते हैं, K2SO4 यहाँ पर यूज किया जाता है, K2SO4 यूज किया जाता है Hg के साथ, और आपका CuSO4 यूज किया जाता है, CuSO4। अब इससे क्या होता है, ये K2SO4 जो है, ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेटर होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेटर, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेटर फंक्शन पूछा जाता है, इसका क्या होता है, तो ये होता है मेरा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेटर, ठीक है ना। इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2SO4, तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेटर हो गया। ये जो CuSO4 है हमारा, ये क्या होता है, कैटालिस्ट होता है, ये कैटालिस्ट हो गया, और ये क्या हो गया, रिएजेंट हो गया। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से पता चली, राइट। अब यहाँ से बनेगा क्या मेरे पास, यहाँ पर बनेगा NH4 का होल ट्वाइज SO4, NH4 का होल ट्वाइज
SO4 अमोनियम सल्फेट, ठीक है ना। इसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, NaOH के साथ रिएक्शन करा। ये रिएक्शंस आपको याद नहीं रखनी क्योंकि यहाँ से तो आपका न्यूमेरिकल ही बनेगा, NH3 गैस। तो इस तरीके से जाकर के हमको अमोनिया मिलती है और अमोनिया के फॉर्म में इसका एस्टिमेशन होता है। NH3 इज टाइट्रेटेड वॉल्यूमेट्रिकली बाय यूजिंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। H2SO4 के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को हम लोग यूज करके इसको क्या करते हैं, वॉल्यूमेट्रिकली टाइट्रेट करते हैं, किसको, अमोनिया को, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर आपको परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फार्मूला निकालना हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन देखेंगे जरा, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1.4 इंटू N इंटू वी, मतलब मिली इक्वलेंट हो गया ये, और वॉल्यूम ml में रखना है आपको, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा, m, m क्या है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पर जो v रख रहे हो आप, वो v क्या है, v इज इक्वल टू V1 माइनस V2 है, ठीक है ना। V1 माइनस V2, इसको, इस बात को और ज्यादा ऐसे भी समझ सकते हो, इफ V1 वॉल्यूम ऑफ द एसिड इज टेकिंग एंड V2 वॉल्यूम इज रिमेनिंग आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, देन वॉल्यूम इज यूज्ड इन द न्यूट्रलाइजेशन, तो V1 माइनस V2 करके निकाल सकते हो, V इज इक्वल टू V1 माइनस V2, जो आपको ऊपर बताया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ V की जगह पर आपको ये चीज रखनी होगी, क्लियर है। चले, इसके बाद में आते हैं बच्चों, हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के लिए कोई टेस्ट तो नहीं होता बेसिकली, है ना, नो टेस्ट फॉर डिटेक्शन। ऑक्सीजन के डिटेक्शन के लिए कोई टेस्ट नहीं होता है। अगर इसका एस्टिमेशन हमें करना है तो हम डिफरेंस मेथड से कर सकते हैं। डिफरेंस मेथड क्या होता है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस सम ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑल एलिमेंट। जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका परसेंटेज निकालने का तरीका पता है, उन सबके परसेंटेज को निकाल करके 100 में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ से हम ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल पाएंगे, राइट। चले, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरा जो टॉपिक था हमारे पास, उसकी प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ठीक है ना। इसको बस अच्छे तरीके से हम लोगों को पढ़ते जाना है, सीखते जाना है। तो देखिए, प्यूरिफिकेशन का मतलब है हम यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे। क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो चलिए सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। पहले हम सॉलिड्स का प्यूरिफिकेशन करेंगे, फिर लिक्विड्स का करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन। बच्चों ये सब हम लोग क्लास 9th में पढ़ते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन की। तो देखेंगे क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ अ गिवन सॉलिड इज प्रिपेयर्ड इन अ सॉल्युबल सॉल्वेंट। ठीक, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ अ गिवन सॉलिड इज प्रिपेयर्ड इन अ सॉल्युबल सॉल्वेंट। पहले हम इसका क्या करेंगे, किसी भी जिसका हमें देखना है उस सॉलिड का हम एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएंगे किसी एक सॉल्युबल सॉल्वेंट में डाल करके, ठीक है ना। अब क्रिस्टलाइजेशन में भी बच्चों हमारे पास में दो तरीके का क्रिस्टलाइजेशन होता है, एक होता है सिंपल क्रिस्टलाइजेशन और दूसरा होता है फ्रैक्शनल। कैसा, एक होगा मेरे पास सिंपल और दूसरा होगा मेरे पास फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल बच्चों ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, याद रखने वाला है चैप्टर। यहाँ से आगे का सिंपल क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, सिंपल क्रिस्टलाइजेशन हम तब यूज करते हैं जब एक कंपोनेंट हमारा सॉल्युबल होता है और दूसरा क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है किसी भी गिवन सॉल्वेंट के लिए, तो हम सिंपल क्रिस्टलाइजेशन यूज कर लेते हैं। जैसे मैं बात करूं आपसे, मिक्सचर ऑफ नेफ्थलीन जो होता है और बेंजोइक एसिड, इसको हम हॉट वाटर से अलग कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है मेरे पास मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सॉल्ट, सॉल्ट बाई अल्कोहल, इससे हम लोग अलग कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास ये हो जाएगा सिंपल क्रिस्टलाइजेशन। अब हम बात करें फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन की, तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, जब दोनों कंपोनेंट हमारे सॉल्युबल होते हैं किसी एक दिए गए सॉल्वेंट में, बट इनमें जो है डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज होती हैं, तब हम वहां पर यूज कर लेते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो क्या होगा, व्हेन बोथ द कंपोनेंट्स आर सॉल्युबल in given solvent but they have different solubilities at a different temperature। तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन को कहाँ यूज करना है, जब हमारे दो डिफरेंट टेम्परेचर पर दो सॉल्युबल कंपाउंड की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो डिफरेंट होगी, तो वहां पर हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन यूज करेंगे। सिंपल क्रिस्टलाइजेशन कहाँ पर यूज करेंगे, सिंपल क्रिस्टलाइजेशन हम यूज करते हैं वहां पर जहां पर हमारे दोनों कंपाउंड में से एक कोई सॉल्युबल होता है, एक कोई इनसॉल्युबल होता है गिवन सॉल्वेंट में, ठीक है ना। इसका एग्जांपल हमारे सामने होगा मिक्सचर ऑफ KCl एंड KClO3। KCl और KClO3 का मिक्सचर जो है वो हमें यहाँ पर देखना होगा, किसका एग्जांपल है, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का, राइट। चले आगे चलते हैं, बात करते हैं सब्लिमेशन की। तो सब्लिमेशन बहुत आसान सी चीज है, हम सभी ने पढ़ा है। जब किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को डायरेक्टली गैसियस में कन्वर्ट किया जा सकता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। जैसे कोई भी सॉलिड कंपोनेंट है मेरा और इसको हम कन्वर्ट कर लें गैस में, या कोई गैसियस कंपोनेंट है डायरेक्ट मेरा कन्वर्ट हो जाए सॉलिड में, तो ये जो प्रोसेस होता है दोनों, ये भी सब्लिमेशन है और ये भी मेरा सब्लिमेशन है, ठीक है। इन दोनों को ही क्या बोला जाता है,
सब्लिमेशन बोला जाता है, राइट। दोनों सब्लिमेशन होते हैं ये हमारे। यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस which have sublimation property and contain non volatile impurity। ऐसे के साथ में हम इसका यूज करेंगे जिसमें क्या हो, सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी पाई जाए और नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी पाई जाए। बात समझ में आ गई। चले एग्जांपल की बात करेंगे तो बहुत ढेर सारे एग्जांपल है इसके। नेफ्थलीन है, बेंजोइक एसिड है, एंथ्रासीन है, आयोडीन है, अमोनियम क्लोराइड है और कैम्फर है। तो बच्चों सब्लिमेशन याद रखिएगा, इसके एग्जाम्पल्स याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, राइट। चले इसके बाद आगे चलते हैं। आगे की बात करें तो हम बात करेंगे मेथड्स फॉर लिक्विड। लिक्विड के लिए कौन कौन से दो मेथड यहाँ पर भी हमारे पास में होंगे। एक है वेपोराइजेशन और दूसरा है हमारे पास कंडेंसेशन, है ना। वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन। तो डिस्टिलेशन में हम पहले सिंपल डिस्टिलेशन की बात करते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन कब यूज किया जाता है, तो सिंपल डिस्टिलेशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई एक कंपोनेंट मेरा वोलेटाइल होगा, दूसरा कंपोनेंट मेरा नॉन वोलेटाइल होगा। तो यही पॉइंट आपको पकड़ना है। वन कंपोनेंट वन लिक्विड इज वोलेटाइल, दूसरा लिक्विड कैसा हो, नॉन वोलेटाइल हो। या फिर अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो दोनों के दोनों वोलेटाइल हो, दोनों वोलेटाइल हो लिक्विड, बट उनके बॉइलिंग पॉइंट में एक लार्ज डिफरेंस पाया जाए, है ना, तो वहां पर हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज कर सकते हैं। और अगर दोनों लिक्विड मेरे वोलेटाइल है और उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में लार्ज डिफरेंस नहीं पाया जा रहा है, कम डिफरेंस पाया जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि इसको हम किससे अलग करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करेंगे। किससे अलग करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये बात हो गई, एक वोलेटाइल हो एक नॉन वोलेटाइल, या दोनों वोलेटाइल हो बट लार्ज डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट पाया जाए, जो कि है हमारा 32 टू 50 डिग्री सेल्सियस। 30 से लेकर के 50 डिग्री सेल्सियस तक इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। बेसिकली इसको बोलेंगे 30 टू 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अच्छा एग्जाम्पल की बात करते हैं तो क्लोरोफॉर्म इसका एग्जाम्पल है, क्लोरोफॉर्म और एनिलीन इन दोनों को अलग किया जाता है। बेंजीन और एनिलीन इसके एग्जाम्पल है, राइट। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम लोग आगे। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहाँ यूज करेंगे, मैंने बताया आपको, यूज व्हेन बोथ लिक्विड्स आर वोलेटाइल बट हैव अ स्मॉल डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। इनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो, स्मॉल डिफरेंस हो। एग्जांपल क्या है, मिथाइल अल्कोहल एंड एसीटोन। मिथाइल अल्कोहल और एसीटोन जो है वो इसके एग्जांपल हो जाएंगे। बात समझ में आई। इसका एग्जांपल है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, रिफाइनिंग ऑफ कोल तार, वो भी इसी के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ही एग्जांपल होते हैं। एक बात और, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर जिनको हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं, ये आप फिजिकल केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हो। दो तरीके के एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, है ना। जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होते हैं वो ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो करते हैं जो राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, और जो हमारे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होते हैं वो ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं जो राउल्ट लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ये आप वहां पढ़ते हो, वहां का टॉपिक है। इनको हम कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स कैसे होते हैं, सेम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं ये, ठीक है ना। एग्जांपल है हमारे पास रेक्टिफाइड स्पिरिट का। इसका एग्जांपल है बच्चों रेक्टिफाइड स्पिरिट का। अब रेक्टिफाइड स्पिरिट होता क्या है, चलो जरा समझो। तो बच्चों रेक्टिफाइड स्पिरिट हमारे पास 95.5% इसमें जो है C2H5OH होगा, मतलब इथाइल अल्कोहल, और इसमें 4.5% जो है मेरा वाटर होगा। 4.5% क्या होगा, H2O होगा। तो इसका हम यूज करेंगे, ठीक है ना। ये रेक्टिफाइड स्पिरिट हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक। और ये जो है रेक्टिफाइड स्पिरिट, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है राउल्ट लॉ से। चलिए उसके बाद कंपोनेंट ऑफ रेक्टिफाइड स्पिरिट सेपरेटेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड कॉल्ड एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। अगर थोड़ा सा हम इसमें बेंजीन मिला दें तो इसके कंपोनेंट्स मतलब पानी और अल्कोहल को अलग किया जा सकता है, और इस तरीके को हम लोग बोलते हैं एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। क्या बोलेंगे, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। इसके बाद एक टर्म है अपने पास वैक्यूम डिस्टिलेशन, जिसको बोलते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। इसमें क्या होता है, कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर या अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले बॉइल करना शुरू कर देता है, तो हम उसके लिए यूज करते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। वैक्यूम डिस्टिलेशन इज यूज्ड for those substance which decomposed on heating at their boiling point on just below their boiling point, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट या उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वो बॉइल करना शुरू कर दे तो वहां पर यूज करते हैं। दो अच्छे से एग्जांपल, हाइड्रोजन परऑक्साइड और ग्लिसरॉल, इसका याद रखना है आपको, है ना। हाइड्रोजन परऑक्साइड और ग्लिसरॉल इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको, ठीक है ना। ग्लिसरॉल आप सभी जानते होंगे और H2O तो अपना जानते ही हैं, ठीक है। स्टीम डिस्टिलेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं को डिस्टिलेशन विद वाटर। स्टीम डिस्टिलेशन या को डिस्टिलेशन विद वाटर, इसका यूज तब किया जाता है, यूज्ड फॉर लिक्विड विच आर स्टीम वोलेटाइल एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। जो लिक्विड स्टीम वोलेटाइल होते हैं और वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनके लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल है हमारे पास एसेंशियल ऑयल, नाइट्रोबेंजीन, सेपरेशन ऑफ द ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। तो इसके लिए क्या यूज करोगे, स्टीम डिस्टिलेशन यूज करोगे। बात समझ में आ जाती है, आ जाती है, अच्छी बात है। चलें इसके बाद सेपरेशन, सेपरेटिंग फिल्म
फनल की बात करते हैं, ये तो वहां यूज किया जाता है जहां दो इमिसिबल लिक्विड होते हैं, जैसे ऑयल और वाटर, है ना। दो इमिसिबल लिक्विड्स के लिए यूज किया जाता है, ऑयल और वाटर को सेपरेटिंग फनल से अलग करते हैं हम लोग। इसके बाद में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, छोटी सी बात हमें यहाँ पर सीखनी है। सेपरेशन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स एक्वा सोल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। क्या मतलब? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स एक्वा सोल्यूशन, कोई जो एक्वा सोल्यूशन बनाया गया किसी सॉल्यूट को, किसी सब्सटेंस को मिला करके, उस सब्सटेंस को उसके एक्वा सोल्यूशन से एक्सट्रैक्ट कर लेना, सेपरेट कर लेना, तो उसी को बोला जाता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। नोट करके लिखा है, मल्टीपल एक्सट्रैक्शन इज मोर बेनिफिशियल देन सिंगल स्टेप एक्सट्रैक्शन। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये जो आपके पास एक्सट्रैक्शन होता है, इसमें मल्टी स्टेप एक्सट्रैक्शन भी होता है। ये मतलब कई बार एक्सट्रैक्ट किया जाए तो ज्यादा निकलेगा, या फिर जो है सिंगल स्टेप एक बार करके छोड़ दिया जाए। तो बेटा ज्यादा अगर हम लोग उसको मल्टीपल टाइम्स करेंगे तो उसमें जो भी हमारे पास में सॉल्यूट होगा उसको हम सब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल एक्सट्रैक्शन इज मोर बेनिफिशियल देन सिंगल स्टेप एक्सट्रैक्शन होता है। क्राइटेरिया फॉर प्योरिटी ऑफ कंपाउंड की बात करें तो इसमें बच्चों एक टॉपिक हमें पढ़ना है, क्रोमेटोग्राफी। ये जो टॉपिक है ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बस छोटी छोटी सी 2-3 बातें पूछी जाती हैं। क्रोमेटोग्राफी, सबसे पहली चीज तो ये है, लेटेस्ट है, बेस्टेस्ट टेक्निक है फॉर द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक क्वेश्चन यही बन गया, लेटेस्ट एंड बेस्ट टेक्निक फॉर द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा? तो लेटेस्ट एंड बेस्ट टेक्निक फॉर द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हमारा क्रोमेटोग्राफी है। अब क्रोमेटोग्राफी में बच्चों 2 फेज होती है, बस यही बात अच्छे से फोकस करनी है आपको। एक होती है स्टेशनरी फेज, और स्टेशनरी फेज हमारी सॉलिड और लिक्विड की होगी। भाई गैस तो बहुत तेज भागती है, वो होगी हमारी मोबाइल फेज में, है ना। मोबाइल फेज कौन कौन सी? गैस और लिक्विड स्टेट जो होती है वो हमारी मोबाइल फेज में आ जाएगी। तो स्टेशनरी फेज कौन सी होगी? सॉलिड और लिक्विड की। मोबाइल फेज कौन सी होगी? गैस और लिक्विड की। टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी में एक है हमारे पास एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। क्या बोलते हैं? कॉलम क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इसमें हमें पढ़ना क्या है? सिर्फ इतनी बात पढ़नी है कि मोबाइल फेज इसकी लिक्विड होती है और इसकी जो स्टेशनरी फेज होती है वो सॉलिड होती है। क्या होती है? मोबाइल फेज लिक्विड होती है, स्टेशनरी फेज सॉलिड होती है। उसके बाद इसका एग्जांपल क्या है? स्टेशनरी फेज इज मेड ऑफ सॉलिड एल्यूमिना, सिलिका, स्टार्च, चारकोल, व्हाइल मोबाइल फेज मेड ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। तो बताओ, स्टेशनरी फेज एल्यूमिना की बना सकते हो, सिलिका की बना सकते हो, चारकोल की बना सकते हो, स्टार्च की बना सकते हो, बट मोबाइल फेज कौन सी रहेगी? प्योर सॉल्वेंट की रहेगी। बात समझ में आई? तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में बच्चों मोबाइल फेज क्या होगी? लिक्विड, जबकि स्टेशनरी फेज क्या होगी? सॉलिड। स्टेशनरी फेज एल्यूमिना की बना सकते हो, सिलिका की बना सकते हो, स्टार्च की बना सकते हो, चारकोल की बना सकते हो, बट जो आपकी मोबाइल फेज है वो किसकी होगी? प्योर सॉल्वेंट की होगी। किसकी? प्योर सॉल्वेंट की। बात समझ में आई? चलिए आगे। एक है हमारे पास टीएलसी। टीएलसी है ना, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें क्या होता है? द मोबाइल फेज इज अ लिक्विड, मोबाइल फेज क्या होगी? लिक्विड, while द स्टेशनरी फेज इज अ सॉलिड, स्टेशनरी फेज क्या होगी? सॉलिड। मोबाइल फेज क्या होगी? लिक्विड होगी। ठीक, यही याद रखना है, मोबाइल फेज लिक्विड और स्टेशनरी फेज सॉलिड। वैसे भी तो अगर स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज में लिक्विड और सॉलिड है तो सॉलिड हमेशा आपका स्टेशनरी फेज बनाएगा, मोबाइल फेज कौन सा बनाएगा? लिक्विड ही तो बनाएगा, है ना। तो इट इज यूज इन द क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसका यूज क्वालिटेटिव एनालिसिस में किया जाता है, बस इतनी सी बात। उसके बाद गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है बच्चों? गैस है, लिक्विड है, तो बताओ इसमें स्टेशनरी फेज कौन सी होगी? लिक्विड। मोबाइल फेज कौन सी होगी? गैस फेज, है ना। मोबाइल फेज गैस, स्टेशनरी फेज लिक्विड। इसका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड में यूज किया जाता है। इसका जीएलसी का मतलब गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी मतलब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसका यूज किया जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस में, ठीक है ना। बच्चों ये टीएलसी लिखा है, इसका मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट मत समझ लेना, अभी एमबीबीएस में नहीं पहुंचे हो तुम लोग। एमबीबीएस में जब पहुंचोगे तो वहां पर टीएलसी का मतलब आपका हुआ करेगा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है ना। क्या हुआ करेगा? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। चलिए, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के बाद एक लास्ट हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बचा है टॉपिक, वो है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। कौन सा बच्चों? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इसको याद रखिएगा, बोथ द फेजेस आर लिक्विड, दोनों की दोनों फेज जो होती हैं हमारी वो लिक्विड होती हैं। ऐसी होती हैं बच्चों? लिक्विड होती हैं, ठीक। तो इट इज यूज्ड इन द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ सुगर, पोलर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड अल्फा अमीनो एसिड। तो बच्चों 3 तरीके की क्रोमेटोग्राफी मैंने आपको बताई, ये अब अपना चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो गया है। 3 तरीके की क्रोमेटोग्राफी मैंने आपको बताई। वो 3 तरीके की क्रोमेटोग्राफी कौन कौन सी थी बेटा? 3 तरीके की क्रोमेटोग्राफी आपके पास में थी। एक सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ी थी कौन सी? थिन टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी में एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी या फिर कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है ना। मोबाइल फेज क्या होती है इसमें? लिक्विड, जबकि स्टेशनरी फेज क्या होती है? सॉलिड होती है। एग्जांपल में हमने क्या पढ़ा? स्टेशनरी फेज इज मेड अप ऑफ अ सॉलिड एल्यूमिना, सिलिका, चारकोल और स्टार्च की बना सकते हैं, जबकि इसमें हमारे पास में क्या? मोबाइल फेज जो होगी वो क्या होगी? प्योर सॉल्वेंट की बनाई जाएगी। इसके बाद
टीएलसी पढ़ा, इसमें हमने कहा मोबाइल फेज हमारी लिक्विड होगी और जो हमारे पास में जो है स्टेशनरी फेज होगी वो सॉलिड होगी, क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज किया जाता है। जीएलसी जो होता है इसमें मोबाइल फेज हमारी गैस होती है, सॉलिड जो लिक्विड फेज होती है हमारी वो क्या हो जाती है, स्टेशनरी फेज हो जाती है, ठीक है ना। इसका यूज हम लोग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड में करते हैं। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में हम लोग क्या करते हैं, पीसी शॉर्ट में बोलते हैं, इसमें दोनों की दोनों फेज हमारी कैसी होती है, लिक्विड होती है। इट इज यूज इन द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द शुगर, और जो है हमारा प्योर ऑर्गेनिक पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड द अल्फा अमीनो एसिड, उसमें हम लोग पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं, ठीक है ना। बच्चों इस तरीके से आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है ना। तो आप लोगों ने जो जीओसी, आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म एंड डिटेक्शन, एस्टिमेशन एंड प्यूरिफिकेशन, ये पूरा का पूरा आपका क्लास 11 की एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर दिया गया है, वो भी क्या नाम से, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमारे ये 5 चैप्टर थे, जो 5 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, जो कि एनसीईआरटी में एक चैप्टर में दिए गए, फुल डिटेल में, फुल कंटेंट के साथ, फुल एनर्जी के साथ आपको सारी चीजें दी गई हैं, सारी चीजें पढ़ाई गई हैं। आप लोग इन सभी चीजों का यूज करिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, मजा आएगा आपको एग्जाम में, ठीक है ना। बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई करेंगे, सीरियसली पढ़ाई करिए, मजा आ जाएगा एग्जाम में। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटी नहीं, पढ़ी है, और आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से निकलेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म पर पकड़ अच्छी बनाइए, जिससे कि आप अगले के चैप्टर जो 11th और 12th के जो चैप्टर्स हाइड्रोकार्बन के बाद में हम लोग पढ़ेंगे, वो सारे के सारे चैप्टर आपको तभी आसान लगेंगे जब आप जो है रिएक्शन मैकेनिज्म पर अच्छी पकड़ बनाओगे, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं हाइड्रोकार्बन की क्लास में, आप लोगों का इंतजार रहेगा। तो आप लोग करेंगे मेहनत से पढ़ाई, मिलेंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन की क्लास में, पढ़ेंगे हम लोग एल्केन्स।